ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जेपी नड्डा ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर सवाल खड़े किए। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि मुस्लिमों को आरक्षण देने के लिए कांग्रेस एससी ओबीसी के आरक्षण पर डाका डालना चाहती है। ने 27 अक्टूबर 1951 को कहा था कि पिछले 20 वर्षों में पंडित नेहरू ने 2000 भाषण दिए हैं, लेकिन उन्होंने एक बार भी अनुसूचित जाति के कल्याण के बारे में बात नहीं की है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी को हमारे लोगों के प्रति कितनी सहानुभूति है। लेकिन मैं यह जरूर चाहता हूं कि मुसलमानों को अन्य समुदायों की कीमत पर अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहिए। जिन्हें अधिक सुरक्षा की आवश्यकता है उन्हें ही लाभ मिलना चाहिए। कांग्रेस ने राष्ट्रीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग का गठन कर यह साजिश रची कि मुसलमानों में भी जाति है, इसलिए उनमें भी एससी माना जाए और एससी लिस्ट में आरक्षण दिया जाए। तो सुना आपने, ये जो बयान है ये अक्टूबर 1951 का जिक्र कर रहे हैं जेपी नड्डा, और उन्होंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर भी कई सारे सवाल खड़े किए। बीजेपी ने आरोप लगाया कि मुस्लिमों को आरक्षण देने के लिए कांग्रेस एससी ओबीसी के आरक्षण पर डाका डालना चाहती है, और इसी को लेकर ये बयान जेपी नड्डा का उन्होंने दिया है। और आप ये देखिए कि लगातार कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर बीजेपी हमलावर है। हमलावर इसलिए है क्योंकि मुस्लिम पक्ष की बात की जा रही है कि डाका डालना चाहती है कांग्रेस, और जो पूरा आरक्षण है, जैसे कि कल भी हमने सुना था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण था कि जितने भी संसाधन है उन सब पर हकदार मुस्लिम पक्ष ही है, मुस्लिम ही है। और चलिए सीधे रुख करेंगे, हमारे तमाम जो गेस्ट हैं वो भी जुड़े हुए हैं। सचिन जी का पहले हम रुख करेंगे, बीजेपी प्रवक्ता हैं आप। सचिन जी, ये अचानक से क्या जरूरत आन पड़ी कि लगातार हम देख पा रहे हैं कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर बहुत जोर दिया जा रहा है, ज्यादा ध्यान दे दिया जा रहा है, तमाम मुद्दे किनारे हो चुके हैं, अब सिर्फ कांग्रेस का मैनिफेस्टो ही नजर आ रहा है बीजेपी को। देखिए, कांग्रेस की जो एक नोटोरियस डिजाइन जो है और उनका एक जो मुखौटा है जिसमें वो राष्ट्रहित की बात करते हैं, हम उसको एक्सपोज करना चाहते हैं जनता के सामने। जब वो बात करते हैं संसाधनों की देश की, तो वो ये बात करते हैं कि संसाधनों पर अगर किसी का अगर हक है तो वह है अल्पसंख्यकों का, और अल्पसंख्यकों से कांग्रेस का अभिप्राय सिर्फ मुस्लिमों से रहता है। क्योंकि जैसे नागरिकता संशोधन अधिनियम है, उसमें बौद्ध, ईसाई, पारसी सभी धर्मों के लोगों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है, मगर कांग्रेस उसका विरोध करती है। वहीं जब संसाधनों की बात होती है देश के, तो वो ये बात करते हैं कि संसाधनों पर अगर किसी का हक है तो वो जो है मुस्लिमों का है। तो वो संसाधनों के बंटवारे की बात करते हैं और उस पर पहला हक जो है मुस्लिम का बताते हैं। तो ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है, इसे भाजपा जो है जनता के सामने लेके आ रही है कि कांग्रेस का चाल, चेहरा और चरित्र किस तरह का है वो जनता को मालूम होना चाहिए। क्योंकि चुनाव का समय चल रहा है और चुनाव में जनता को जानने का हक है कि जिसको वो चुनने जा रहे हैं उन प्रत्याशियों को और उन राजनीतिक पार्टियों का अल्टीमेट जो है भारत के विकास का एजेंडा है या भारत के विनाश का एजेंडा है। तो कांग्रेस हमेशा जो है इस देश के विनाश की बात करती है, इस देश का नुकसान करने की बात करती है। तो इस तरीके से जो है, हालांकि कांग्रेस की तरफ से लगातार ये बयान भी सामने आ रहे हैं सचिन जी कि अब बीजेपी के पास कुछ बचा नहीं और इसीलिए कांग्रेस की बात लगातार कर रही है। और ये भी कहना है जैसे कि सैम पित्रोदा के बयान को लेकर बहुत खींचा गया, जबकि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि किसी का संपत्ति, मकान, घर ले लिया जाएगा, उसे किसी और को दे दिया जाएगा या सरकार ले लेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से मैनिफेस्टो का जिक्र कर रहे हैं, बीजेपी ने ढंग से उनका मैनिफेस्टो पढ़ा ही नहीं है। जबरन सब ये बयान कर रहे हैं कि भाई जांच होगी, जांच होगी। वो तो उद्योगपतियों के जो काली कमाई उसकी जांच की बात कर रहे हैं। देखिए, काली कमाई की बात जो है वो संपत्ति के सर्वे की बात नहीं होती है कि संपत्ति किस अनुपात में इस देश में बांटी गई है या संपत्तियों का जो है अधिकारिता या उनका आधिपत्य है वो किन लोगों के पास में है। ये सर्वे जो करने की जब बात आती है तो वो विरासत के जो है अधिनियम से जुड़ी हुई बात होती है कि अगर मेरे
पेरेंट्स ने मुझे इनहेरिट किया है या विरासत में मुझे कोई संपत्ति मिली है, तो उस पर किसका हक होगा। तो उसी के बारे में जो अमेरिका में 3 राज्यों में कानून लागू है कि जो विरासत का कानून है कि अगर हमारे पूर्वज जो हैं अगर उनका देहांत हो जाता है वो नहीं रहते हैं, तो उसके बाद उसका जो संपत्ति है उसका वितरण किस तरीके से होगा। उसमें 55% जो संपत्ति है वो सरकार के पास में चली जाती है और 45% जो संपत्ति है वो जो उत्तराधिकारी होते हैं उनके पास आती है। तो सैम पित्रोदा जो है सेम मॉडल जो है इस देश में लागू करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि जो बहुसंख्यक इस देश में हैं उन बहुसंख्यकों की संपत्ति जो है उसको सरकार अपने पास में अधिग्रहण कर ले और उसको बाद में जो है अल्पसंख्यकों में या मुस्लिमों में उसका वितरण हो जाए। एक बात और इसमें महत्वपूर्ण हो जाती है, जिस तरह से राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु भी कहे जाते हैं, सैम पित्रोदा राजनीतिक सलाहकार भी हैं उनके हैं, ये मैं चाहूंगा कि सतीश जी इस पर जवाब दें। सतीश जी, अभी की जो परिस्थितियां हैं, अमूमन ऐसा देखा गया कि सैम पित्रोदा खुद सामने नहीं आते, कुछ एक बातों को लेकर वो जरूर चर्चा में रहते हैं, लेकिन अमूमन जो वो बात कहते हैं वो राहुल गांधी के मुंह से कहलवाई जाती है। इस बार राहुल गांधी को न चुन करके खुद बात कहना, क्या कुछ परिदृश्य बदलने की कोशिश सैम पित्रोदा की है? क्योंकि बहुत एक्टिव पॉलिटिक्स में वो नहीं दिखाई देते हैं, तो क्या खुद को एक्टिव दिखाने के लिए एक प्रयास इसे कहा जा सकता है, या फिर राहुल गांधी को मुद्दे बताए जा रहे हैं कि आपको इन विषयों पर बोलना है? देखिए, एक बात तो बहुत स्पष्ट तौर पर यह लगती है कि राहुल गांधी जो भाषण देते हैं, जो बयान देते हैं, या कांग्रेस जिन मुद्दों को लेकर चुनाव में जाती है या पिछले कई चुनावों से हम देखने जा रही है, वो कहीं ना कहीं उसको कोई उनके सलाहकारों का एक समूह है, जिसमें जयराम रमेश हमें बहुत साफ दिखते हैं और इसके पहले भी अलग अलग तरह के सलाहकार रहे हैं और वो बढ़ा है 10 वर्षों के कार्यों से। जो हमारे शुभचिंतक हैं वो प्रसन्न हैं और जो भारत की तरक्की नहीं चाहते वो दुखी हैं। इसलिए हमें भारत की तरक्की को सुनिश्चित करना चाहिए और मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को भारी बहुमत से जिताना चाहिए, कमल की बटन दबाना चाहिए। इसलिए घर के बाहर आइए और मतदान केंद्रों में पहुंच के सभी इस महायज्ञ में आहुति डालने का काम करें। सर, इंडिया में राहुल गांधी कह रहे हैं बीजेपी और मोदी जी डरे हुए हैं 400 सीटें नहीं आएंगी। अब हमारी लड़ाई तो 400 सीट की है, वो तो 50 सीट पा जाएं तो बहुत है। तो प्रतिक्रियाओं का दौर भी लगातार जारी है, बातचीत का सिलसिला भी चल रहा है। सतीश अहलिया साहब से हम बात कर रहे थे। सतीश जी, जो बात आप कह रहे थे वो बीच में रह गई थी, रिएक्शंस भी आ रहे हैं ना, जो कि बीच बीच में। देखिए, सैम पित्रोदा इशू नहीं है यार, राहुल गांधी को कौन सलाह देता है ये इशू नहीं है। असल इशू ये है कि 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ और वो धर्म के या मजहब के आधार पर बंटवारा हुआ और ये तय हो गया कि मुसलमानों के लिए एक अलग देश चाहिए, और ये स्वीकार कर लिया कांग्रेस ने भी, और पाकिस्तान बन गया। लेकिन उस समय ये तो स्वीकार कर लिया, लेकिन आबादी का जो वास्तव में विभाजन होना चाहिए था, जिनके लिए वो देश बना था, वह पूरी आबादी यहां से वहां जाना चाहिए थी और बाकी आबादी यहां आना चाहिए थी, वो उस तरह का विभाजन जो नहीं हुआ, उसके कारण ये लगातार सवाल, आरक्षण के भी सवाल हैं, जाति के भी सवाल हैं, सारे सवाल 1947 की जड़ में जाते हैं और कांग्रेस इन सवालों के उत्तर देने से बच नहीं सकती। एक तो ये, दूसरा, संविधान सभा ने बहुत स्पष्ट ये किया था कि मजहब के आधार पर जब एक अलग मुल्क बना दिया मुसलमानों के लिए, तो अब मुसलमानों को किसी तरह से उसमें जातियां ढूंढकर उनको आरक्षण देने की बात साफ तौर पर नकार दी गई थी। लेकिन बुनियादी बात है कि जो हम जिसको सनातन कहते हैं या हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें जातियां हैं, वर्ण व्यवस्था है और ये बहुत घोषित तौर पर है और जातियां हैं बड़ी संख्या में, उनको आरक्षण दें, हम देते हैं। एससी भी है, एसटी भी है, तमाम है। लेकिन मुसलमान जो है, इस्लाम जो है, इस्लाम की बुनियाद ही समानता पर है, उसमें कोई जाति नहीं है। लेकिन जब आप हिंदू समुदाय की या सनातन समुदाय की जातियों का आधार बनाकर मुस्लिम्स को उन जातियों में शामिल करते हैं, तो आप संविधान सभा की, संविधान की मूल भावना से खिलवाड़ करते हैं। ये इसलिए वो मोदी जी ये मुद्दा उठा रहे हैं, क्योंकि आरक्षण का मुद्दा बहुत बड़ा है। फिर जातीय जनगणना की जो बात राहुल गांधी करते हैं, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उसके खिलाफ थे, राजीव गांधी भी उसके खिलाफ थे। लेकिन अब आज अगर कांग्रेस या राहुल गांधी जाति जनगणना की बात करते हैं, तो उनको भी अपनी खुद की जाति भी बतानी पड़ेगी कि कानूनी रूप से मान्य उनकी कौन सी जाति है, वो किस धर्म के हैं, ये उनको बताना ही पड़ेगा। आप ऐसे बच नहीं सकते कि ये व्यक्तिगत मामला है, आस्था का मामला है।
क्योंकि जब आप दूसरों की जातियां पूछेंगे तो अपनी भी आपको बतानी पड़ेगी। तो बीजेपी इन चीजों को डिस्कोर्स में लाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी ताकत, जनसंघ की पूरी ताकत या आरएसएस की पूरी ताकत या पूरी विचारधारा 1947 का जो बंटवारा था उसके खिलाफ थी और कांग्रेस ने उसका समर्थन किया था। अखंड भारत की बात करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा भी करती है। तो 2024 के चुनाव में भी वो मुद्दे सतह पर आ गए हैं, जबकि चुनाव होना चाहिए किस मुद्दे पर कि पिछले 5 सालों में सरकार ने क्या किया और अगले 5 साल में सरकार क्या करेगी। और जो विपक्ष में दल है वो 5 साल की नाकामियां सरकार की गिनाए और अगली 5 साल की अपनी बात बताए, लेकिन उनको हिसाब तो पिछले सालों को अभी देना ही पड़ेगा। अगर वो ये कहते हैं कि हम इन्होंने विकास नहीं कर दिया 10 साल में, हमने भी काम किया था, तो अगर आप पुराने विकास की बात करते हैं तो पुरानी जो गलतियां हैं उनके मुद्दे भी आपको उठाने पड़ेंगे। लेकिन भले वो राम मंदिर का मुद्दा हो, आरक्षण का मुद्दा हो, बीजेपी के घोषणा पत्र या उनके द्वारा जो जारी किया गया उनका मैनिफेस्टो है उसे देखा जाए तो ये जो आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है बीजेपी ने तो इसे और आगे तक पहुंचा दिया, क्योंकि अब जो बीजेपी का घोषणा पत्र आया उसमें तो साफ है विकसित भारत 2047 तक की बात हो रही है। और इस बीच हम चर्चा जारी रखेंगे और एक अपडेट अपने दर्शकों को देते हैं 9 बजे तक मध्य प्रदेश में मतदान को लेकर। मैं लौटूंगा सर, आप तक एक अपडेट अपने दर्शकों तक दे दें, उसके बाद मैं फिर आपके पास आता हूं। अभी जो स्थिति है, खजुराहो में 13% के लगभग वोट हो गया, रीवा में भी 13% से ज्यादा वोट हो चुका है, सतना में भी और टीकमगढ़ में भी कमोबेश लगभग वही हालत है। कांकेर में 17.52% मतदान अब तक हो चुका है और 9 बजे तक की हम ये अपडेट दे रहे हैं रिनू। और अभी तक जो वोटिंग परसेंटेज है अपेक्षाकृत उतना तीव्र नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन उम्मीद है कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा या शाम होने तक ये परसेंटेज हम कवर कर पाए, क्योंकि पहले चरण में हमने बहुत कम वोटिंग परसेंटेज देखा था। बिल्कुल, और ये 9 बजे तक का अपडेट आपको दिया जा रहा है, जब वोटिंग प्रतिशत बता रहे हैं कांकेर में 17% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है और मध्य प्रदेश में कुल 13.82% मतदान हुआ है। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे 15.52% मतदान यहां पर हुआ है। होशंगाबाद में 13% से ज्यादा मतदान हो चुका है, रीवा में 13 और खजुराहो में भी 13.44% मतदान हो चुका है। और सीधे रुक करेंगे कांकेर से, ममता लांजेबाज जुड़ गई हैं। ममता कहां पर मौजूद हैं, किस तरीके का उत्साह, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुकाबले छत्तीसगढ़ में 15% से ज्यादा मतदान हो चुका है और लगातार अभी भी भीड़ जुटी हुई है। बिल्कुल, देखिए बोंदेनार में इस वक्त मौजूद है और बहुत बेहद संवेदनशील जो इलाका है वो माना जाता है। यहाँ से थोड़ी दूर पर अगर आप देखेंगे तो लाल आतंक की तस्वीरें जो है वो भी साफ दिखाई देती हैं और आप यहाँ पर देखिए कि चप्पे चप्पे पर किस तरह से सुरक्षा जो कर्मी है वो यहाँ पर मौजूद हैं, जवान यहाँ पर मौजूद हैं। और जाहिर तौर पर ऐसे इलाके जो खासतौर पर संवेदनशील हैं और बेहद अगर हम बात करें तो अति संवेदनशील हैं, वहाँ पर देखिए कि किस तरीके से अपनी जान जोखिम में डाल करके वो ड्यूटी कर रहे हैं। और लोगों की अगर हम बात करें तो देखिए लंबी लंबी कतारें जो हैं यहाँ पर लगी हुई हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा ये पर्व है और यहाँ पर जिस तरह की कतारें लगी हैं कहीं ना कहीं वो इस उत्साह को बताता है कि किस तरीके से ये लोग जागरूक हैं। हम शहरों में देखते हैं कि शहरों में लोग घरों से बाहर नहीं निकलते, जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं वो बाहर नहीं निकलते, उनके लिए जो तस्वीर है वो एक मिसाल की तरह है कि आप देखिए कि ऐसी जगह पर जहाँ पर लोग तमाम तरह की बुनियादी जरूरतों को लेकर रोज जूझते हैं, रोज संघर्ष करते हैं, लेकिन वहां पर इस लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व के लिए लोग कतारें लगाकर खड़े हैं। सुरक्षा कर्मियों को आप देखिए अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं, लेकिन यह जरूर है कि इस जगह पे जहां पे वो मौजूद हैं वहां पर उनकी जान को खतरा है। तमाम तरह के खतरे झेलते हुए, तमाम तरह के संघर्ष करते हुए भी इस लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व के लिए वो यहाँ पर तैनात है। तो अपने घरों से निकलिए, अपने कंफर्ट जोन से निकलिए और वोट करिए। न्यूज़ 18 की तरफ से हम आपको एक बार फिर से अपील करना चाहेंगे, लोगों से बात करना चाहेंगे। आप देखिए कितनी महिला वोटर्स जो है वो किस तरीके से जो है वो एक्टिव है, उनसे बात करते हैं। आप बताइए कि कितनी देर से आप लोग हैं यहाँ पे, कब ले आए हो दीदी? सुबह से बैठे हो यहाँ पे, वोट दे पर आए हो? कितने साल के हो? हमारा तो नहीं जाना, मैं कितने साल के होते हैं। बिल्कुल, तो ये इनको देख के लग रहा है करीबन 60 इयर्स की होंगी ये। आप वोट दे पर आए हो? हाँ। कब ले खड़े हो लाइन में? 8 बजे। सुबह 8 बजे लाए हो? हाँ। तो अभी तक नंबर नहीं है इसे? नहीं। अच्छा, अभी देवो ना वोट, लम्बा राइस। आप वोट देने के लिए पढ़ाई करती हैं? नहीं करती। कहाँ तक पढ़ाई की आपने? 12वीं तक। 12वीं तक के यहाँ पर वोट देने के लिए आई हैं। क्या सोचकर आप प्रत्याशी जो है वो चुनना चाहिए आपको लगता है? हाँ, अच्छा प्रत्याशी चुनना है। अच्छा प्रत्याशी चुनना चाहिए। हाँ जी जी। किस तरह का होना चाहिए प्रत्याशी आपको लगता है?
ये देखिए बुजुर्ग जो महिला है, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि वो लोग जो खासतौर पर अगर हम बात करें कि काफ़ी बुजुर्ग हैं, उनके लिए इस तरह की व्यवस्था भी की जा रही है। जिस आप देखिए कि कितनी उम्र दराज हैं वो, लेकिन उसके बाद भी वोट डालने के लिए जा रही है। तो बेहद खूबसूरत तस्वीर भी इसे कह सकते हैं। आप देखिए इनको लेकर के आ रहे हैं और करीबन लग रहा है कि 70 साल से ऊपर ये होंगी। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। वोट देवर आए हो भाई? कितने साल के हस? नहीं जाना है। नहीं जाना। ये कितने साल की होंगी? ये तो 80-85 साल के होंगे। 85 साल की है। और आप कितने दूर से आ रही है? ये अभी 7 किलोमीटर से। जी 7 किलोमीटर हाँ। से। तो कैसे लेकर आए थे इनको 7 किलोमीटर से? ये जी बोलेरो से लाए हैं। अच्छा, आप कौन है? मैं वार्ड पंच हूँ। अच्छा, वार्ड पंच है। ओके ओके, आपको रिश्तेदार भी लगते हैं? हाँ हाँ, दादी माँ है। दादी माँ है आपकी। तो ये देखिए कि उनका कहना है ये पोते जो है वो लेकर आए हैं और जाहिर तौर पर एक बड़ा कर्तव्य भी निभा रहे हैं, वोट दिलाने के लिए ला रहे हैं। आप इतनी दूर से क्यों लेकर आ रहे हैं इनको? अभी तो वोट दिलवाना ही है, इसलिए इसका फर्ज बनवाने के लिए ला रहे हैं इधर। अच्छा, फर्ज पूरा करवाने के लिए ला रहे हैं। तो ये आपको लगता है कि ये बड़ा फर्ज है लोकतंत्र का? बड़ा ही फर्ज तो है, लोकतंत्र में भी लगेगा ही। जी जी। तो आप सोचिए कि इस तरह की शानदार तस्वीरें जो है, खूबसूरत तस्वीरें आप इसको कह सकते हैं, 85 ईयर्स की हैं। उनके पोते जो हैं वो उनको वोट दिलाने के लिए लेकर आ रहे हैं। 7 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं। तो जाहिर तौर पर तीसरे चरण के मतदान होने वाले हैं और तीसरे चरण के मतदान में अगर हम बात करें तो शहरी इलाके भी हैं। तो ऐसे लोग जो वोट देने के लिए नहीं निकलते, हम अक्सर देखते हैं, चाहे उपचुनाव हो, बाई इलेक्शन हो, चाहे फिर विधानसभा चुनाव हो, हम यहाँ पर देखते हैं। ये देखिए आप कि इस तरीके से जो है बैसाखी लेकर के आ रहे हैं लेकिन पहुंच रहे हैं। तो उन लोगों के लिए खासतौर पर अगर हम बात करें तो एक बड़ी तस्वीर है, सबक लेने वाली तस्वीर है। जो लोग एसी तमाम तरह की सुविधाओं में रहते हैं लेकिन वोट देने के लिए नहीं निकलते। वोट देने आ रहे हैं बाबा, कहाँ से आ रहे हैं? गोंदानार से आ रहे हैं। कितने दूर से चल के? 1-8 किलोमीटर से चल के आ रहे हैं। पास में ही है जी। क्या तकलीफ है आपको पैर में? गोट टूट गया था। गोट टूट गया था, लेकिन उसके बाद भी आप आ रहे हैं। क्यों देना चाहिए वोट? वोट काबर देना चाहिए? बिल्कुल ममता, ये वो तस्वीर है और असल में ये कायदे की तस्वीरें यही, चाहे वो नौजवान हो, महिला शक्ति हो, महतारी हो, चाहे किसान हो, सब लाभान्वित हुए हैं और सब जान चुके हैं कि इस देश का संचालन कोई नेतृत्व कर सकता है, वो ईमानदार, वो महापुरुष, वो नरेंद्र ही कर सकता है, मोदी ही कर सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आपके सामने है, कितना चुनौती मान रहे, कितना चुनौती देख रहे हैं? भूपेश बघेल के विरोध में मैंने जितना प्रहार किया, इनके कुकर्मों का, इनके कामों का, ये जो सौम्या है, सट्टा है, शराब है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ बदनाम हो गया, मैं तो सदन के अंदर भी भूपेश बघेल का नाम लेकर के प्रश्न किया था और सट्टा की जांच की शुरुआत वहीं से शुरू हुई है। तो कुल मिला करके कोई चुनौती नहीं है। अरे हमारा तो एक अदना सा कार्यकर्ता युवा मोर्चा का भी खड़ा होता ना, तो वो भी चुनाव जीतता। और इसका उदाहरण है हमारे बगल में, पड़ोस में, साजा में एक ईश्वर साहू निपटा दिया कैबिनेट मंत्री को। विजय शर्मा जी का बयान आया है और उन्होंने कहा है कि राजनांदगांव में भूपेश बघेल को लाना है, यानी मोहम्मद अकबर ढेबर को लाना है। बिल्कुल, राजनांदगांव में मोहम्मद अकबर ढेबर नहीं, नमाज, अनवर, अरे ये इन्होंने किया क्या है? जब कोरोना काल था तो मकरजियों का अड्डा, जितने मकरजी हैं सबका कवर्धा बन गया था, बछड़ी बन गया था, यहाँ ऐशोग्राह आराम करते थे वो। तो कुल मिला करके ये सनातनी धरती है, करपात्री महाराज की, शंकराचार्य महाराज की ये धरती है और यहाँ जो उन्होंने सनातन का अपमान, ध्वज का अपमान किया है, अभी भी जेहन में है, आक्रोश है। वोटरों से क्या अपील करेंगे? वोटरों से मेरा अपील यही है कि मतदाता भाइयों, ये राष्ट्र का महोत्सव है। मैं आप सबसे अपील करता हूं कि आप अधिक से अधिक मतदान करें। आपका बिहाव, आपका भांवर बाद में पड़े, पहले आप मतदान करें, उसके बाद बाकी काम करें। ये 5 साल में एक बार आता है।
ये थे भाजपा से सांसद प्रत्याशी जिन्होंने लोगों से मतदान करने की अपील की है। कैमरामैन मनीष के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज़ 18 कवर्धा। लगातार बातचीत का सिलसिला जारी है। राजनांदगांव से भी तस्वीरें और अपडेट्स अपने दर्शकों तक पहुंचा ही रहे हैं और सवाल जवाब का भी हम सिलसिला जारी रखेंगे क्योंकि हमारे साथ सतीश अलिया जी भी हैं, सचिन जी हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सतीश जी, अभी मुझे लगता है वो कांकेर से जो एक पोलिंग बूथ की ग्रामीण क्षेत्र की तस्वीर हम दिखा रहे थे, आपने देखी होगी। असल मायने में सर आदर्श मतदान केंद्र कौन सा आपकी नजर में है, जहां पर एसी की सुविधा है, बलून्स लगे हैं, बच्चों के बैठने के लिए व्यवस्था है, दरी का कनात का इस्तेमाल किया गया है, छांव की, वहां पर ठंडे गर्म पानी की व्यवस्था है, व्हील चेयर की व्यवस्था, या फिर वो मतदान केंद्र जहां से दूर दराज से कोई पैरों से पैमाल व्यक्ति बैसाखी के सहारे चला रहा है, 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला व्हील चेयर पर अपने पोते के साथ मतदान करने के लिए चली आ रही है, उस क्षेत्र में जहां शायद अभी आधुनिक सुविधाओं के पहुंचने में कुछ और समय लगे, कुछ और साल हमें देखने को पड़ेंगे। देखिए, मेरे नज़र में दोनों ही स्थितियां बहुत अच्छी हैं और खासकर कांकेर वाला जो इलाका है, हमें पता है कि वो नक्सलवाद से प्रभावित इलाका है और वहाँ इतनी बड़ी संख्या में सुबह से हमने देखा, हमारी संवाददाता जो बता रही थी कि वहाँ इतनी लंबी लाइन लगी है और लोग 1.5-2 घंटे से वहाँ इंतजार कर रहे हैं। तो ये बहुत खूबसूरत दृश्य है लोकतंत्र का और ये नक्सलवाद को भी बहुत बड़ा जवाब है जनता की तरफ से कि वो नक्सलवादियों से डरते नहीं है और नक्सलवाद जो है, नक्सलवाद जनता के हित में नहीं है। बात वो जनता की करते हैं लेकिन वो उनका छद्म रूप है। तो नक्सलवाद को भी जवाब है और लोकतंत्र में आस्था का एक प्रतीक है जो इतनी बड़ी संख्या में वहां लोग लाइन में लगे हुए हैं और ज्यादा मतदान वहां हुआ है। पहले चरण में जो कम मतदान हुआ था उसके ठीक विपरीत स्थिति मुझे अभी दिखाई दे रही है, खासकर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जो आपने दिखाया। दोनों ही राज्यों में 9 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत है वो बहुत उत्साहजनक है और मुझे उम्मीद है कि ये जो 2019 का या पिछले जो विधानसभा के जो चुनाव हुए थे उस लेवल पर जाकर मतदान का प्रतिशत बहुत अच्छा हुआ था, उस स्तर तक आज के चरण में मतदान पहुंच सकता है। और निश्चित रूप से बाकी जो मतदाता लोग हैं जो अभी घरों में हमारा टेलीविजन को वो जो देख रहे होंगे, तो निश्चित रूप से वो सब काम छोड़कर सबसे पहले मतदान करने जाएंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मतदान ही वो तरीका है जब हम हमारा प्रतिनिधि सही चुनते हैं, सही सरकार हम चुनते हैं, ये हमारा दायित्व है। खासकर पढ़े लिखे वर्ग को जो घर से बाहर नहीं निकलना चाहता है और चाहता है कि परिवर्तन उसके हिसाब से हो जाए, उसके लिए ये जगाने वाला दृश्य है और निश्चित रूप से ये सैल्यूट करने वाले दृश्य हैं। जिन महिलाओं को अपनी उम्र पता नहीं है कि उम्र कितनी है, लेकिन वो मतदान के लिए वहां ही है, चलने में सक्षम नहीं है, लोग वहां पहुंच रहे हैं। बाकी लोगों को भी सीखना चाहिए उससे। बिल्कुल। और क्या ये उनकी आस्था ही है या उनकी मजबूरी भी, एक उम्मीद भी है कि शायद मतदान करने पहुंचेंगे तो कुछ बड़े बदलाव होंगे उनके लिए, उनके आने वाली पीढ़ियों के लिए, कुछ विकास होंगे उनके क्षेत्र में, शायद ये उम्मीद भी रहती है बहुत ज्यादा, इस वजह से भी पहुंचते इतना कष्ट उठा के। हमने पहले चरण में भी देखा था, मासूम 4 महीने के बच्चों को भी गोद लेकर पहुंच रहे थे लोग मतदान करने के लिए। भीषण गर्मी थी, 10 किलोमीटर चलकर जाते थे, नंगे पैर, सड़कों में गड्ढे थे, सड़क बनी नहीं थी, कच्ची मिट्टी पड़ी हुई थी तब भी पे। एक बार फिर से हम सचिन जी का रुख करेंगे। सचिन जी, मध्य प्रदेश की बात करेंगे, खजुराहो की बात करेंगे सबसे पहले, क्योंकि खजुराहो में बीडी शर्मा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, कहा जा रहा है कि उनके लिए खुला मैदान हो चुका है और जाहिर सी बात है जिस तरीके कदम भरा जा रहा है कि उनकी जीत सुनिश्चित है, तो खुला मैदान है तो जीत तो मिलेगी ही, ऐसा भी कह रही है कांग्रेस। देखिए, भाजपा जो है इस देश में अगर उसने राजनीतिक सफलताएं प्राप्त की है तो वो कांग्रेस की कमजोरियों पर आधारित नहीं रही है। जिस प्रदेश में कांग्रेस का नामो निशान नहीं रह गया है, जैसे कि यूपी में, बिहार में, उड़ीसा में, उन प्रदेशों में भी भाजपा को जो है सफलता प्राप्त हुई है। तो भाजपा जो है अपने संगठन की ताकत पर, अपनी विकास की राजनीति पर, गुड गवर्नेंस का एक जो मॉडल मोदी जी ने इस देश में लागू किया है उस पर आधारित होकर, और जो परफॉर्मेंस की एक राजनीति शुरू हुई है इस देश में, जहां 2 वे कम्युनिकेशन हो रहा है कि जनता जो है वो सरकार की रेटिंग कर रही है, वो सरकार को नंबर दे रही है कि सरकार का परफॉर्मेंस किस तरह से रहा, कितने लोग लाभार्थी रहे, किस किस व्यक्ति को कौन कौन सी सरकारी योजना का लाभ प्राप्त हुआ है। तो ये जो 2 वे कम्युनिकेशन हुआ है उसी की राजनीति पर जो है भाजपा को ये सफलता प्राप्त हो रही है और भाजपा जो है मध्य प्रदेश की सारी सीटें जो है इस चुनाव में जीतने देखना है कि क्या होता है, वो तो खैर 4 जून को ही पता चल पाएगा। हालांकि इस बार एक चीज देखी जा रही है कि रोजगार को लेकर बात कर लें, विकास को लेकर बात कर लें, ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से हम 2-3 दिन से देख रहे हैं लगातार कांग्रेस पर ही हमलावर है, मैनिफेस्टो पर फोकस किया जा रहा है,
जो जरूरी मुद्दे इस वक्त देश के लिए, युवाओं के लिए, वो कहीं ना कहीं पीछे होते जा रहे हैं। इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन हमें यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। देखते रहिए न्यूज़ 18 MP छत्तीसगढ़।